हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी समझेंगे हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स क्या होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जनरल साइंस की तरह एक टॉपिक है केमिस्ट्री में। इसको चलिए समझते हैं। एटम, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, मान लीजिए कि ये कैल्शियम का एक बार है, तो इसमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा वो होगा कैल्शियम एटम। तो एटम को मान लीजिए कि इसको समझना हो कि इसमें क्या क्या होता है। तो कैल्शियम के अंदर में 20 न्यूट्रॉन होते हैं, 20 प्रोटॉन होते हैं, और ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरा ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट ऑर्बिट में होगा 2। इस प्रकार से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो इसको 2 8 8 2 लिख सकते हैं। तो ये एटम का बात है। अब इस पर थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐसा बांटा कैसे गया है। तो कोई भी एटम तो आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि एन एटम के पास 3 चीज़ें हो सकती हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कॉन्सेप्ट वाइज जाइएगा शॉर्ट में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ। मतलब अपना पाथ होता है विथ सर्टेन एनर्जी, उसमें ये रिवॉल्व करते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया गया है 9.1 × 10⁻³ kg, एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। इसी प्रकार प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स present in the nucleus और प्रोटॉन्स का जो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव में होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। अब न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब इसका मास के बारे में देखिए। मास इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रोटॉन, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो याद रखिएगा कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए 0 कहेंगे। ये तो एटम है। अब शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आगे, इसको नोट डाउन कीजिए।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नील्स बोर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एटम्स का जो ऑर्बिट है उसका फिक्स्ड एनर्जी होता है, मींस फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। ये फॉर्मूला दिया गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था। तो ये जो n है, मान लीजिए कि n अगर 1 है तो उस ऑर्बिट में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2। n अगर 2 है तो 2 × 2² 8 इलेक्ट्रॉन्स। n अगर 3 है तो 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन्स। n अगर 4 है तो 2 × 4² you will get 30 electrons। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि the outermost shell can have, याद रखिएगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे बाहर के शेल में हो सकते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कैल्शियम जैसे लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2882 लिखा जाता है। आप 2 8 10 कह सकते हैं क्योंकि थर्ड सेल में 18 है, तो हम 10 क्यों न लिखें, लेकिन 10 नहीं लिखा जा सकता है। रूल कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल और वैलेंस शेल 8 ही हो सकता है, इसलिए 8 से ज़्यादा था उसको फोर्थ सेल में शिफ्ट किया गया। इसीलिए ये सही है और ये गलत है। अब ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 टर्म आता है, एक है ऑक्टेट रूल और एक है ड्यूप्लेट रूल। ऑक्टेट मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आर्गन 2 8 8, तो ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं करता है तब वो लूज करेगा या गेन करेगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, तो इसको चाहिए बाहर में 8, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले करके और बन जाएगा फ्लोराइड F-। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव इज 2 8। इस तरह से वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। लूज करके भी कर सकता है। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है, तो वो 2 8 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाहर जो है और बन जाएगा Na+, अब इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास 2 8। ड्यूप्लेट कंडीशन को समझिए। ड्यूप्लेट कंडीशन में होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट and the last cell, and first and last cell, last यानी वैलेंस शेल, मतलब वही फर्स्ट है और वही लास्ट है। जैसे हीलियम को ले लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, तो ये सेटिस्फाई करता है ड्यूप्लेट रूल को। लेकिन अगर उसके अगल बगल वाले एलिमेंट्स, जैसे ले लीजिए लिथियम, लिथियम में होता है 2 1,
तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ड्यूप्लेट कंडीशन से, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। लूज करने के बाद ये डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2। इस प्रकार ड्यूप्लेट कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन एक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H- फॉर्म करेगा, तब जाके ये भी ड्यूप्लेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी जो है एटम्स गेन करते हैं बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एटम्स हैं जो ना तो लूज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं। मान लीजिए कार्बन नीदर कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स नॉर कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसके पास, क्या करेगा? शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब कार्बन अगर चाहेगा कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, तब जाके वो C4+ बनेगा। चाहे अगर वो गेन करता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब अनस्टेबल हो जाएगा। आप कहिएगा अनस्टेबल क्यों होगा? दिमाग लगाइए। इस कंडीशन में प्रोटॉन जो है वो 6 है और इलेक्ट्रॉन आ करके 4 ले लेगा, 4 + 6 तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स -10। इसलिए इस सिचुएशन में वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है शेयर करेगा कार्बन और ये कोवैलेंसी डेवलप करेगा। इसलिए कार्बन के बारे में कहा जाता है कि वो टेट्रावैलेंट है, टेट्रा कोवैलेंट है, मतलब 4 है कार्बन और वो शेयर करेगा दूसरे एटम्स के साथ, ना तो लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। अब आगे ये तो रहा एटम्स के बारे में विशेष जानकारी, लेकिन इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, वैलेंस और वैलेंसी में रिलेशन। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। पहले शॉर्ट में डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को ही कहा गया है वैलेंस शेल। इसीलिए एग्जांपल दीजिए, मान के चलिए मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वही कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है सेकंड इम्पोर्टेंट टर्म, वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मतलब कुछ लोग इसे कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब यहाँ भी 3 बात आएगा कि टू गेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या सिचुएशन अराइज होगा? पहला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, और
तीसरा पॉसिबल है शेयरिंग। अब अगर लॉस और गेन होता है तब वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, और जहाँ शेयरिंग होगा वहाँ यूज होगा कोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी के दो एस्पेक्ट को समझिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होगा, लॉस ऑफ, पहला एस्पेक्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए इन जनरल होगा क्या, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2 3 है तो उतना वो लूज करेगा। जैसे मान लीजिए लिथियम 2 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनेगा Li+। दूसरा ले लीजिए मैग्नीशियम 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और डेवलप करेगा Mg2+। तीसरा ले लीजिए एल्युमिनियम 2 8 3, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद डेवलप कर लेगा Al3+। तो ये तो हो गया लॉस का कॉन्सेप्ट। अब गेन का कॉन्सेप्ट को भी समझा जाए विथ एग्जांपल्स। सेकंड पार्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। मतलब इफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 है तब वो गेन करेगा। 5 है और 3 चाहिए, 6 है और 2 चाहिए, 7 है तो और 1 चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए फॉस्फोरस को लीजिए 2 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनेगा P3-। ऑक्सीजन को लीजिए 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद O2-। क्लोरीन ले लीजिए 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा Cl-। इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी का बात आया तो इसमें गेन और लॉस का है, इसको नोट डाउन कीजिए। कोवैलेंसी में कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए नाइट्रोजन के पास बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में लीजिए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दूसरा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करके शो कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इससे समझ में आता है कि कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 3 है। उसी प्रकार एग्जाम्पल ले लीजिए हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन अगर शेयर कर रहा है 1 तो यहाँ पर कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा वो 1 आएगा। ऑक्सीजन ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्रॉस करके शो कर रहे हैं जस्ट दिखाने के लिए कि डॉट्स जो है वो इस ऑक्सीजन एटम का है, क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये इस ऑक्सीजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर देखिएगा 2 पेयर को शेयर कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2, ये तो वैलेंसी है। अब
शॉर्ट में ये देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या रिलेशन है। शायद यहाँ पर शो करना आसान नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी भी 1 ही होगा, 2 है तो 2 ही होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है हीलियम, जिसका 0 होता है, ना तो वो देगा और ना तो लेगा, क्योंकि वो ड्यूप्लेट रूल को सेटिस्फाई करता है। थर्ड 3, then 3. If it is 4, then it is 4. If it is 5 valence electrons, then it will be 3. ये कैसे आया है? वो ये आया है 8 octet minus 5. उसी प्रकार if it is 6, then it will be 2. 7, then 1. And if 8 valence electrons are there, then 0. ये कैसे आया है वो समझ लीजिए। 8 minus 6, 8 minus 7, and this one 8 minus 8, 0 आएगा। इसलिए ये रिलेशन है वैलेंस वैलेंसी के बीच में। अब छोटा कॉन्सेप्ट आता है बात मॉलिक्यूल्स का, उसको भी समझते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कोई भी प्योर सब्सटेंस को लीजिए, जैसे कि आप लेते हैं प्योर वाटर, आपने लिया है तो प्योर वाटर में सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या आएगा? यही आएगा कि H2O है। मतलब H2O जो हो गया वो क्या है? तो वो है मॉलिक्यूल। तब मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस को कहा जा सकता है मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कितना टाइप के होते हैं? मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए यहाँ पर पहले एग्जांपल, मान लीजिए हाइड्रोजन, ये भी मॉलिक्यूल है। ओजोन, ये भी मॉलिक्यूल है। NaCl, ये भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कितना टाइप का होता है? मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ये अलग अलग हैं। अब समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वन एलिमेंट। मान लीजिए एग्जांपल, ओजोन O3 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, P4, चाहे क्लोरीन चाहे हाइड्रोजन, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, उसको भी डिस्कस करना चाहेंगे, वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of an element। मतलब
किसी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है सिंगल एलिमेंट का, उसमें कितना एटम है वो है उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। आप एग्जांपल ले लीजिए O3, तो इसका एटॉमिसिटी क्या होगा? एटॉमिसिटी होगा 3। मान लीजिए S8 है सल्फर, तो इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 8। मतलब जितना एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होगा वही उसका एटॉमिसिटी इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहलाता है। ये तो रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। अब बात आता है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड मतलब टू और more atoms of different elements in a fixed ratio by mass form a molecule of a compound। बस इसमें शॉर्ट में एग्जांपल समझना है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, H2SO4, तो ये सब जो है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड होता है। अब हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। लास्ट टॉपिक है वो है आयंस। पहले इसको नोट डाल दीजिए। आइए डिस्कस करते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स क्या है? बोला कि रेडिकल्स जो है वो मोनोएटॉमिक हो सकता है, मोनोएटॉमिक आयंस या पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक आयंस कहने का मतलब है जैसे कि Na+ या Cl- और 2-, तो ये हो गया मोनोएटॉमिक, सिंगल एटम का। दूसरा पॉलीएटॉमिक में आएगा जैसे CO3 कार्बोनेट या NH4+, H3O+ जो हाइड्रोनियम आयन है। दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली का मतलब मेनी, और many atoms together if they give a unit charge then we call it polyatomic ions। तो रेडिकल्स, यहाँ ध्यान रखिएगा, रेडिकल्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये आयंस क्या है? आयंस मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स को आयंस कहा गया है। एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनता है Ca2+, तो इस आयन को कैटायन के कैटेगरी में रखा जाएगा, प्लस चार्ज है, और यह है एटम। तो एटम बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट हैज डेवलप पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं। दूसरा ले लीजिए फ्लोरीन, फिलहाल 2,7 है, ये भी एटम है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और F- डेवलप करता है तो इसका नाम हो जाएगा एनायन, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। कुछ और एक फंडामेंटल है, उसको समझना होगा कि रेडिकल्स
को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बेसिक रेडिकल्स कहलाता है। इसका मीनिंग यह है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिस, और एसिड रेडिकल्स जो है ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड्स माना गया है। इस पर बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बेसिक रेडिकल्स में प्लस साइन होगा चार्ज और इसमें माइनस साइन होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे NaOH को ले लीजिए, एक बेस है, तो वहाँ से डेवलप क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। तो ये जो Na प्लस है इसी को कहा गया है बेसिक रेडिकल। अब तो एसिड रेडिकल क्या है, तो उसमें आता है नेगेटिवली चार्ज वाला, जैसे CO3 माइनस, F माइनस, Cl माइनस, ये आएगा। समझने के लिए देखिए HCl, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, तो ये वाला को माना गया है एसिड रेडिकल। या एसिडिक रेडिकल, because that has been obtained from an acid, क्योंकि OH और H प्लस मिलके वाटर बनाएगा जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए बाकी जो बचते हैं रेडिकल्स जैसे Na प्लस जो बेस से निकला है, HCl माइनस जो एसिड से निकला है, इसलिए कहा गया है वो एसिडिक है और बेसिक रेडिकल है। तो इस प्रकार आप समझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स का एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप डिटेल से समझिए और याद कर लीजिए विथ फार्मूला एंड उसका जो चार्जेस होते हैं जो आयनिक फॉर्म में है उसको, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ये फंडामेंटल्स केमिस्ट्री में आता है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में, इसलिए रेडिकल्स का फार्मूला याद होना चाहिए विथ देयर वैलेंसीज। तो आज हम लोगों ने सीखा जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स, ये वो यही समाप्त होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।